हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 5 तारीख है और हम यहाँ पे 3 और 4 तारीख के करंट अफेयर लेके आए हैं। अभी थोड़ा सा क्लासेस इरेगुलर हैं क्योंकि हेल्थ इशूज़ की वजह से क्लासेस प्रॉपरली नहीं डाल पा रहे हैं, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन सारे पीडीएफ आपको मिल गए हैं। क्लासेस भी मैंने लेट अपलोड किए हैं लेकिन सारी अपलोड हो गई हैं। संडे करंट अफेयर तो हम पूरे वीक में कवर ही कर देते हैं, तो संडे के अलावा जो 2 तारीख था उसका वीडियो आ चुका है। ये 3 और 4 तारीख यहाँ पे 12 करंट अफेयर्स है। होली था तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आया, तो 12-13 टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे डिटेल से। फिर 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख सारी क्लासेस आपकी रेगुलरली आने लगेंगी, है ना। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अभी ये आप वीडियो आप देखें, इसमें हम 12 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है आज जो हम कवर करने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो वाइल्ड लाइफ को लेके है। अभी क्या हुआ कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। अब इसमें मोदी जी ने इस बात को रिपीट किया कि भारत कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके आगे बढ़ रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट हो या तो अगर आप देखें राइनो को लेके प्रोजेक्ट हो, उन सब की बात उन्होंने की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत ग्लोबल का 70% जो टाइगर है ना पॉपुलेशन उसको होस्ट करता है। मतलब जो टाइगर स्पीसीज हो जाती है, टाइगर स्पीसीज कौन कौन सी होती है, तो अगर आप देखोगे 7 टाइप के टाइगर स्पीसीज यहाँ पे देखी जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डाल रखा है बिग कैट टाइगर जिसे कहा जाता है, टाइगर्स या बाघ जिन्हें कहते हैं, फिर लायन, शेर, लेपर्ड है, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो अगर आप देखोगे 7 टाइप की पाई जाती है, जिसमें प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाया जाता, बाकी लगभग आप देखोगे आप सारे भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि चीता को भी हमने क्या कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया। तो भारत ने मोदी जी ने यह भी कहा कि हमने क्या किया, 2023 में जो इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, IBC जिसे कहा जाता है, उसको भी अडॉप्ट किया और हम पूरे जितने भी कैट स्पीसीज उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा कि जो IBC है इसको भारत ने 2023 में लॉन्च किया। साथ ही इसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। 96 देश इसमें भारत में अब तक ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगी, जैसे टाइगर की IUCN कैटेगरी इंडेंजर्ड मानी जाती है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है ना। साथ ही अगर आप देखो साइट्स जिसे 1973 में अडॉप्ट किया गया था, उसको क्या किया गया था, 3 मार्च को, 3 मार्च मतलब 3 मार्च की जो घटना है उससे जुड़ा हुआ, 3 मार्च 2013 को साइट्स को UNGA ने भी क्या किया, इनिशिएट किया। अगर हम बात करिए तो इसको इंगेज किया। और लायन के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है कि लायन वल्नरेबल आता है। एशियाटिक लायन, अफ्रीकन लायन, 2 टाइप पाए जाते हैं। लेपर्ड यहाँ पे वल्नरेबल है। स्नो लेपर्ड यहाँ पे वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, सुभेद्य होता है ना। प्यूमा है वो लिस्ट कंसर्न में आता है, जगुआर नियर थ्रेटन में आता है और चीता वल्नरेबल में आता है। तो यहाँ पे सभी जानवर की लिस्ट दी हुई है। भारत तो टाइगर के प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कर चुका है। एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट 2004 में हमने शुरू किया। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हमने 2009 में शुरू किया। प्रोजेक्ट चीता हमने 2022 में शुरू किया। तो ये सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे भारत के दिए हुए हैं। ये भी ईयर वाइज पूछे जा सकते हैं। वनडे एग्जाम में भी UPSC में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है इमेज में ना मिले, क्योंकि इमेज मैंने नहीं बनाया है ना, तो किसी और का इमेज है तो हमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको बेचना मतलब बेसिकली PDF में मैंने इसको नहीं डाला है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, हालांकि गूगल में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई। साथ ही मोदी ने अभी कि भारत जो है वन हॉर्न राइनो जो होता है ना, वन हॉर्न राइनो जो काजीरंगा में और असम वाले रीजन में देखा जाता है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वन हॉर्न राइनो की भारत में। एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक जो हाथी होते हैं, एलिफेंट होते हैं ना, जो आप एलिफेंट देखते हो एशियाटिक एलिफेंट होते हैं, जिनकी IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, वो भी भारत में विश्व के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर दोहराई। साथ ही 3 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे प्रोक्लेम किया गया था और कमेमोरेट किया गया था साइट्स को। साइट्स आपको पता है ना, ये साइट ऐसी संस्था है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फॉरेन फौना। तो जो भी इंटरनेशनली जो चीज़ें ट्रेड होती हैं वाइल्ड लाइफ की, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, उनको क्या करता है, नजर रखता है। और उसमें उसने 3 कैटेगरी बना रखी है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, और उस हिसाब से कैटेगराइज इसको करता है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके आपको स्टेटमेंट बताना है। भारत में जो प्रयास चल रहे हैं, जैसे इंडिया क्या कर रहा है, होस्ट करता है 70% वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ टाइगर पॉपुलेशन। ये बात करेक्ट है। कुल भारत बाघों की जनसंख्या 70% भारत में होल्ड करता है, करेक्ट। एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड किए जाते हैं मल्टीपल कंट्रीज में। तो क्या एशियाटिक लायन मल्टीपल कंट्रीज में नेचुरली फाउंड किए जाते हैं? एशियाटिक लायन अगर आप देखोगे ना, तो भारत में तो खासतौर पर केवल कहाँ पाए जाएंगे, आपको केवल गिर नेशनल पार्क में देखे जाते हैं, गुजरात में, गुजरात वाले रीजन में। एक आध वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, गिरनार वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी है, तो वहाँ पे कुछ आपको देखे जाएंगे। बाकी आपको रीजन में ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरी एशिया रीजन में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा, IBCA एम करता है प्रोटेक्ट 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट।
यहाँ पे आप 7 की संख्या जो है याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है सातों के सातों का नाम, है ना। तो इनका क्या करता है, इंटरेस्ट बिग कैट अलायंस इनको विश्व भर में कंजर्वेशन की बात यहाँ पे करता है। यहाँ पे आप देखिए सभी के फोटोज भी यहाँ पे दी गई, ये आपको देखने को मिलेगा, स्नो लेपर्ड है, ये एशियाटिक लायन है, ये टाइगर है ना, ये चीता है ना, ये कौन सा होगा, ये लेपर्ड होगा, नॉर्मल लेपर्ड होगा, फिर प्यूमा और जगुआर इनमें से दो। तो इस तरह की सारी फोटोज भी आपको यहाँ पे दी हुई हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया, मैंने इसको हटा रहा हूँ और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 and 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अतुक्कल पोंगल। अतुक्कल पोंगल को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने हाईलाइट किया इसकी इंपॉर्टेंस को, क्योंकि अतुक्कल पोंगल नारी शक्ति के बढ़ावा करने की बात करते हैं, है ना। अब अतुक्कल पोंगल कहाँ त्योहार मनाया जाता है, केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। कहाँ पे, केरल में तिरुवनंतपुरम कैपिटल है जहाँ से शशि थरूर आते हैं, ठीक है, तो वहां पे मनाया जाता है। अब अगर आप देखोगे ना तो इसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया था 2009 में। वुमेन की सबसे ज्यादा गैदरिंग यहाँ पे देखी गई थी, मास गैदरिंग देखी गई थी, इस वजह से इसको यहाँ पे वो किया गया था। अतुक्कल पोंगल में जो देवी हैं, गॉडेस अतुक्कल जिन्हें कहा जाता है, उनका जिक्र आपको किसमें देखने को मिलेगा, कन्नकी फॉर्म में देखने को मिलेगा। एक तमिल ग्रंथ शिलापदिकरम, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, शिलापदिकरम, जिसे किसने लिखा था, एलांगो वादिंगल या एंग्लो वादिंगल ने लिखा था, एलांगो वादिंगल ने लिखा था, ठीक है। तो 5 जो प्रमुख ग्रंथ हैं तमिल में, है ना, एक तो शिलापदिकरम हो गया, और मुझे एग्जैक्टली सारे नहीं याद आ रहे हैं अभी, तो मैं आपको किसी टाइम बता दूंगा हिस्ट्री वगैरह वीडियो में। तो उसमें से एक है ये, वहां पे इनका जिक्र मिलता है कन्नकी के फॉर्म में। इट इज सेलिब्रेटेड अतुक्कल भगवती टेम्पल इन तमिलनाडु, यह पहला स्टेटमेंट है। अब एक बात बताओ, क्या तमिलनाडु में मनाया जाता है, मैंने आपको बताया ना केरल में, तो पहला जो ऑप्शन हट जाएगा। दूसरा, द रिचुअल्स इन्वॉल्व वुमेन प्रिपेयरिंग ऑफरिंग मेड मेनली ऑफ राइस एंड जैगरी, अनुष्ठान महिलाएं केवल चावल और गुड़ से बने प्रसाद की तैयारी करती हैं, करेक्ट है। तीसरा, कामाख्या मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा से संबंधित है। कामाख्या कहाँ है, असम में है, 64 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूजा है ये केरल मनाई जा रही है, असम केरल कोई संबंध ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, आईएमडी के बारे में। आईएमडी जैसे क्या, पहले जान लीजिए क्या है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, काम क्या करता है, इसको बनाया कब गया था, तो 1875 में बनाया गया था। आप याद रखिएगा, कई बार संस्थाओं का नाम आ जाता है क्रोनोलॉजी में मिलाने के लिए आ जाता है, किसको कब बनाया गया, जैसे आईएमडी आ गया, या तो कैग आ गया, है ना, या तो यूपीएससी आ गया, सिविल सर्विसेज कमीशन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए 1875 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है, नहीं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और डीजीएम जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, वो क्या करते हैं, इसको हेड करते हैं। काम क्या करता है ये, तो ये बताता है कि पूरे रीजन में, अगर हम देखो, ये हो गया एशिया, अगर आपने ये सारा देख रखा होगा, ये हो गया एशिया, ये हो गया इंडियन ओशन रीजन, ये हो गया यहाँ पे अफ्रीका। इस रीजन में कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई चक्रवात आ रहा है, हीट वेव आ रही है, कोल्ड वेव आ रही है, रेनफॉल होने वाला है, सारी जानकारी बताता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप देखो जो भारत ने सागर इनिशिएटिव किया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर रीजन, उसमें भारत ने क्या किया, सभी जितने भी देश हैं जो इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करते हैं, सभी को ये पूरी जानकारी शेयर करता है। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी उसके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और भारत की जो एग्रीकल्चर है या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, शिपिंग इंडस्ट्री, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहले से आपको जानकारी सारी मिल जाती है, ठीक है। 6 इसके रीजनल सेंटर भी आपको देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट से यहाँ पे कह रहे हैं कि इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट बताइए। दूसरा, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ट्रॉपिकल ऑफ साइक्लोन, देखिए जितने भी चक्रवात आते हैं ना, कभी इसका नाम हुदहुद है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये क्या होता है, जो ये सारे रीजन है ना, ये सारे रीजन, इनमें सभी देशों ने डिसाइड कर लिया, एक का नाम इन्होंने दे दिया। अब जो चक्रवात जैसे आता है उसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से उसका नाम यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नाम रखता है यहाँ पे चक्रवातों का, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। पहला बताइए, पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, इसके अंतर्गत नहीं आता। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, तो आपको दोनों में बताना है किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 1 जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन है, विश्व मौसम संगठन के क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम केंद्रों में से एक है, ये यहाँ पे ऑप्शन बताइए, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, तो दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, आईआईपी को लेके है। आईआईपी क्या है, इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या इंडियाज इंडेक्स ऑफ, इंडियाज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। अभी क्या हुआ है कि जनवरी में अगर आप देखोगे, जनवरी का जो डाटा है कहता है कि 4.8% जो आईआईपी ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है ना, किसकी, भारत की जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसकी। अभी आईआईपी क्या होता है ना, पहले तो आपने यहाँ पे डाटा देख लिया, ठीक।
जबकि दिसंबर में अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लगाता हूँ, यहाँ पे मैं दिसंबर लगाता हूँ, यहाँ पे मैं जनवरी लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पाओगे कि ये 7.8% तक गया था, फिर 4.8% है, तो कम ग्रोथ होगी। खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 4.8% डिक्लाइन किया, ठीक है ना। माइनिंग तो ग्रो किया 7% के आसपास, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन किया, ठीक है। अब अगर आप देखो आईआईपी होता क्या, तो आईआईपी मेजर करता है शॉर्ट टर्म जो चेंज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल जो आउटपुट में, ठीक है ना। अब इसको कौन कंपाइल करता है इसके डाटा को, तो नेशनल स्टैटिक जो ऑफिस है एनएसओ है, उसे कंपाइल करता है। देखिए एनएसएसओ पहले हुआ करता था, सीएसओ हुआ करता था, इनको कंबाइन करके एनएसओ बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी के अंतर्गत काम करता है। ये बताता है कि जो भारत की जो मेजर कोर इंडस्ट्रीज हैं, मेन कोर जो सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे अगर आप देखोगे, चाहे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो जाते हैं, माइनिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, ये सब जो प्रोडक्ट्स इनमें कितनी ग्रोथ हो रही है। ये 2011-12 का जो बेस ईयर है उसको यहाँ पे मेजर करता है, उसके आधार पर ये बताता है, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर जान ली। आप स्टेटमेंट देखिए, आईआईपी रिलीज अ मंथली डाटा, मंथली डाटा रिलीज करता है आईआईपी, तो मैंने आपको बताया दिसंबर में रिलीज किया, जनवरी में, तो जाहिर सी बात है कि जन मंथली करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैरीज द हाईएस्ट वेट इन आईआईपी, आईआईपी में विनिर्माण क्षेत्र सर्वाधिक भार होता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है इनकरेक्ट आपको बताता है। तीसरा, आईआईपी कंपाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआईपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंपाइल किया जाता है। ये देखिए तीसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आईआईपी किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, आईआईपी मोस्पी के द्वारा कंपाइल किया जाता है, एनएसओ के द्वारा कंपाइल किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1-2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, भारत कनाडा असैन्य जो परमाणु समझौता उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैप अटैच कर देता हूँ, तो कनाडा का मैप भी देख लेंगे और फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका कुछ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका का मैप है ना, नॉर्थ में कुछ इस तरह से मैप है। ऊपर वाला रीजन कनाडा को बिलोंग करता है, वो यहाँ पे आपको दिखा, नीचे यूएसए है, इसके नीचे मैक्सिको, ये कनाडा है। कनाडा में आपको यहाँ पे हडसन वे देखने को मिलेगा, बैफिन वे देखने को, ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलेगा, लेब्राडोर सी देखने को मिलेगा, और जो फिंगर्स लेक हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ये पांचों लेक है जो बॉर्डर बनाते हैं किससे, कनाडा से और यूएसए के बीच में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ कि रिसेंट में इंडिया और कनाडा के बीच एग्रीमेंट हुआ, किसके संबंध में, 1.9 बिलियन यूरेनियम सप्लाई डील हुई है भारत के बीच में और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैं पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो किसके बीच में, भारत और कनाडा के बीच में डील हुई है, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है किससे जुड़ा हुआ है, सेपा से जुड़ा हुआ है, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। अब ये एग्रीमेंट लिंक करता है किसको, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, खासतौर पे दोनों साइड में खासतौर पे अगर आप देखोगे जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन है, सभी को यहाँ पे काम यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। सेपा क्या होता है ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसमें एनर्जी सेक्टर है, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब पे फोकस यहाँ पे किया जाएगा। स्टेटमेंट से कनाडा इज वन ऑफ द मेजर यूरेनियम सप्लायर, है ना, कनाडा भारत का यूरेनियम सबसे बड़ा सप्लायर। यूरेनियम की जरूरत कहाँ पड़ती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में पड़ती है और न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, इस वजह से हम यहाँ से इनसे इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इम्पोर्ट करती है यूरेनियम ड्यू टू इनसफिशिएंट डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व, भारत के पास पर्याप्त रिजर्व नहीं यूरेनियम के, इससे भारत इम्पोर्ट करते हैं, इसमें तो कोई दो राय की बातें है ही नहीं, ठीक है ना। तीसरा, इंडिया मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भारत क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है, एनएसजी का क्या है, नहीं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जब अगर आप देखो 1960s की बात चल रही है, वहां पे जब 4 देशों ने न्यूक्लियर पावर हो चुके थे, अगर आप देखोगे कौन कौन से देश, यूएस हो चुका था, चाइना हो चुका था, रशिया हो चुका था, है ना, और कौन हो चुका था, एक और फ्रांस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, और ब्रिटेन भी था आई थिंक, तो इन्होंने क्या किया था, इन एनएसजी ग्रुप बनाया है और कहा कि अब जो कंट्रीज है ना वो न्यूक्लियर पावर इनके पास नहीं होनी चाहिए, अगर इन्होंने न्यूक्लियर बम बना भी लिया, कुछ भी बना लेते हैं, तो इनको कोई सप्लाई नहीं करेगा यूरेनियम। भारत को बाद में एक्सेप्शन दिया गया और भारत एनएसजी का मेंबर नहीं, फिर भी उसको यूरेनियम सप्लाई होती है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय भंडार निगम के बारे में, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के बारे में पीआईबी में आर्टिकल आया हुआ था। क्यों आर्टिकल आया हुआ था कि 17th फाउंडेशन डे मनाया गया, किसका, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का, केंद्रीय भंडारण निगम का 17th डे मनाया गया, ठीक है। अभी किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करता है। ये क्रूशियल रोल निभाता है जो स्टॉक को, फूड सिक्योरिटी को
मैनेज करने में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में, ठीक है ना। बाद में इसको स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन दिया जाता है 1962 में, जब एक्ट आता है उसके बाद इसको एज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है ना। इसको द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ये तो आपको यहाँ पे पता ही है। फंक्शन क्या काम करता है, तो अगर आप देखोगे जो साइंटिफिक स्टोरेज है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके, वेयर हाउस बनाना प्रॉपरली, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, लॉजिस्टिक सप्लाई, ये सारा काम यहाँ पे करता है। साथ ही पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें अनाज गरीबों को मिलता है, उसमें भी ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ऑप्शन यहाँ पे है कि द स्टैच्यूटरी बॉडी स्टैब्लिशमेंट अंडर द वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एक्ट 1962, वेयर हाउस के अंदर अधिनियम के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया स्टैच्यूटरी बॉडी, करेक्ट है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्रूशियल रोल निभाता है बफर स्टॉक मैनेजमेंट, ये तो करेक्ट ही है, बेसिक स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक इसके बारे में सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में क्या न्यूज है कि अभी क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया था इंडिया ने करंटली लैक स्पेसिफिक नेशनल एमिशन स्टैंडर्ड, खासतौर पर अगर आप देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर। अब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर अगर आप देखो तो होता क्या है, तो अगर आप देखोगे एक तरह की कलरलेस गैस है जिसकी स्मेल खतरनाक होती है, अगर आप बात करो, और पॉल्यूटेंट के रूप में भी काम करती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे स्टेटमेंट किया, एक रंगहीन गैस होती है, तीव्र गंध होती है, अत्यधिक पानी में घुलनशील होती है, करेक्ट है। यहाँ पे कलरलेस होती है, उनगेंट स्मेल होती है और हाई सोल्यूबल होती है वाटर में, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी SO2 कैसे प्रोड्यूस होती है, तो अगर आप देखोगे तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उससे प्रोड्यूस होती है, खासतौर पर जो आयरन पायराइड्स होते हैं, कॉपर पायराइड्स होते हैं, जब इनका दहन होता है तो आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हुई देखने को मिलेगी। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ SO2 एटमॉस्फेयर वोल्केनिक इरप्शन, अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट सोर्स कौन सा माना जाता है SO2 के एमिशन का, वो कौन सा माना जाता है, ये ज्वालामुखी नहीं, बल्कि अगर आप देखो जो फॉसिल फ्यूल्स का जो दहन होता है ना, डीजल पेट्रोल का दहन, इससे जो CO2 निकलता है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसका माना जाता है। फिर तीसरा अगर आप देखोगे, ये अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान, जो एसिडिक रेन होती है इसकी वजह से होती है, तो ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो सही आंसर यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO2 की बेसिक तो जानकारी आपको पता ही होगी, है ना। और जो क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव लिया जा रहा है खासतौर पे, तो उसमें भी अगर आप देखो SO2 कम करने की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि भारत ने कुछ इनिशिएटिव चलाए हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया है, उसमें भारत इंपॉर्टेंट क्या करता है, सिग्निफिकेंट SO2 को रखता है कि SO2 को कम करना है। तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसके बारे में, अब बेसिक क्वेश्चन है जो इन्हीं संबंधी, जैसे IIP का आधार वर्ष क्या था, आपको मैंने बताया 2011-12 है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड डैम कहाँ पे लोकेटेड, किस नदी पर लोकेटेड है, तो हीराकुंड डैम किस नदी पर लोकेटेड है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। जैसे IIP का आधार वर्ष क्या 2011-12 है ना, ये मैंने आपको बता दिया। हीराकुंड जो डैम है ये किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो बताइए किस नदी पर बना हुआ है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया हीराकुंड डैम के बारे में, ठीक है ना। गोदावरी पर बना हुआ है, कृष्णा पर बना हुआ, महानदी पर बना, या नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो नर्मदा नदी पर आपको कौन कौन से डैम देखने को मिलेगा, ओंकारेश्वर डैम देखने को मिलेगा। फिर अगर आपको और कौन सा डैम देखने को मिलेगा, तो जबलपुर में आपको कुछ डैम देखने को मिलेगा। कहाँ से ओरिजिन होता है, नर्मदा नदी अमरकंटक से होता है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एश्वरी बनाने वाली रिवर है, ज्यादातर जो रिवर्स होती हैं वो डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा और जो ताप्ती एश्वरी बनाती है वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश गुजरात में होते हुए इसमें खंबाती खाड़ी भी चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे गोदा 13-12 इसकी लंबाई होती है, तो क्रोनोलॉजी में देखो 13-12 हो गई, इसकी 1400 किलोमीटर हो गई। कृष्णा की आई थिंक 1465 हो जाए, कृष्णा की 1400 किलोमीटर हो जाएगी। तो सबसे लंबी इसमें गोदावरी मानी जाएगी, फिर एक ये कृष्णा मानी जाएगी आई थिंक, फिर नर्मदा और महानदी। इस तरह से क्रोनोलॉजी भी आपको इस रिवर की मिल सकती है, तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर एशियाटिक सिंह कहाँ पाए जाते हैं, रणथंभौर में, काजीरंगा में, गिर में, सुंदरवन। मैंने आपको बताया केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश सॉरी भारत में पाए जाते हैं, कौन से, जो एशियाटिक लॉयन है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः किसका योगदान होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मेनली कंट्रीब्यूट टू, किसको कंट्रीब्यूट करता है, एसिडिक रेन को कंट्रीब्यूट करता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और IMD का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, इस PDF को डाउनलोड करना है, सारा लेक्चर देखना है और बढ़िया से अपना करंट अफेयर तैयार करना है। इससे बाहर कहीं करंट अफेयर नहीं जाने वाला है, 50 सोर्स में देख लेता हूँ, जो भी करंट अफेयर आते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। मैंने ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो जून से लेके अब तक के सारे करंट अफेयर कवर किए हैं। आप अगर कुछ भी नहीं, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है ना, आंख मूंद के आप पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स का एक भी करंट अफेयर आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू।